नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश योगी। स्वागत है आपका कामरा कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछली क्लास में हमने मूल अधिकार का टॉपिक था उसको स्टार्ट किया था और आज हम स्टार्ट करेंगे मूल अधिकारों के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। उनमें से पहला अनुच्छेद 12। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अधिकार जो है वो अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका उल्लेख है। लेकिन भारतीय नागरिकों के वर्तमान के अंदर जो 6 अधिकार हैं वो स्टार्ट होते हैं अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक। इससे पहले अनुच्छेद 12 और 13 है, इनके अंदर मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकारों से संबंधित क्या है? अन्य प्रावधान है। और हमारे जो मूल अधिकार हैं वो स्टार्ट होते हैं 14 से लेकर 32 तक। इसके बाद 33 नंबर, 34 नंबर और 35 नंबर अनुच्छेद के अंदर किसी भी प्रकार का कोई मूल अधिकार का उल्लेख नहीं है। इनमें भी क्या है? मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधान है। तो हमारे जो 6 अधिकार हैं वो तो है 14 से लेकर 32 तक, और 12, 13, 33, 34, 35 है। इनके अंदर मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधान किए गए हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 12, आर्टिकल 12, ये मूल अधिकारों की शुरुआत जो टॉपिक की होती है वो अनुच्छेद 12 से होती है। अनुच्छेद 12 के अंदर सबसे पहले राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। किस चीज़ को परिभाषित किया गया है? राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द की परिभाषा यहाँ क्यों दी गई है? टॉपिक तो हम पढ़ रहे हैं मूल अधिकार का, लेकिन इसके पहले अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य शब्द की परिभाषा क्यों दी गई है? ये बात जाननी जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हमारे किसी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है या हनन कर लिया जाता है तो हम कोर्ट के अंदर केस कर सकते हैं, जिनमें से हम सुप्रीम कोर्ट में भी केस कर सकते हैं और हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी कोर्ट के अंदर केस कर सकते हैं। जब हम अपने अधिकार को वापस लागू करवाने के लिए कोर्ट के अंदर केस करते हैं तो सबसे पहले कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है? जिस संस्था पे हम केस करना चाहते हैं वह संस्था अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द की परिभाषा में आती है या नहीं आती है, इस बात को सबसे पहले क्लियर किया जाता है। यदि कोई संस्था आर्टिकल 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा के अंडर आती है तो हमारा केस मूल अधिकार के हनन के रूप में स्टार्ट होता है। अन्यथा हमारा केस मूल अधिकार का केस न होकर एक 420 या धोखाधड़ी के केस के रूप में स्टार्ट होगा, मूल अधिकार का केस नहीं होगा। तो इसलिए मूल अधिकार का हनन होने पर कोई भी व्यक्ति जब केस करवाएगा तो उसको सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जिस संस्था ने हमारे मूल अधिकार का हनन किया है वो राज्य शब्द के दायरे में आता है या नहीं आता है। अब राज्य शब्द की परिभाषा को जानना जरूरी है ये सारी चीज़ समझने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राज्य की परिभाषा में क्या क्या आता है, कौन कौन सी संस्थाएं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो अनुच्छेद 12 के अंदर सबसे पहले ये बताया गया है कि राज्य की परिभाषा में 4 प्रकार की चीज़ें आती हैं। इनमें से सबसे पहले है संघ सरकार। संघ सरकार और संसद। संघ सरकार और संसद है ये राज्य की परिभाषा में आते हैं। संघ सरकार का मतलब ये हुआ कि भारत सरकार के अंदर जो प्रधानमंत्री है, राज्य मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, उप मंत्री है, सारे प्रकार के मंत्री है, वो सब राज्य के दायरे में आते हैं। इसके अलावा लिखा हुआ संसद। संसद का मतलब है राज्यसभा, लोकसभा, इन दोनों के जितने भी मेंबर होते हैं यानी सारे एमपी होते हैं, वो सारे के सारे एमपी किसकी परिभाषा में आते हैं? राज्य शब्द की परिभाषा में आते हैं। यानी इन सब लोगों के ऊपर यदि हम मूल अधिकार के हनन का केस करते हैं तो हमारे मूल अधिकार का केस स्टार्ट किया जाएगा। और इसके बाद में राज्य की परिभाषा में जो 2 नंबर पे आता है वो है राज्य सरकार। राज्य सरकार और विधानमंडल। राज्य सरकार और विधानमंडल है ये भी राज्य के दायरे में आते हैं।
तो इसमें राज्य सरकार का मतलब राज्य का मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के अलावा अन्य जितने भी मंत्री हैं वो सब, और विधानमंडल, विधानमंडल का मतलब है विधानमंडल के द्वारा पास किए गए जितने भी जो कानून होंगे उनके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। जिस तरह से संसद के द्वारा पास किया गया कोई अधिनियम हमारे मूल अधिकार का हनन करता है तो हम संसद के उस कानून को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। इसी प्रकार राज्य का मतलब तीसरे नंबर पे आता है स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय सरकार या स्थानीय प्राधिकारी, और स्थानीय प्राधिकारी के बाद में एक शब्द और आता है अन्य प्राधिकारी। तो स्थानीय स्तर पर जितने भी लोग सरकार की पावर यूज करते हैं वो सब स्थानीय प्राधिकारी में आते हैं। अन्य प्राधिकारी का मतलब है ऐसे कर्मचारी जिनको भारत सरकार की तरफ से कुछ शक्तियों का प्रयोग करने की अथॉरिटी मिलती है, जैसे जिले का जिला कलेक्टर है, एसडीएम है। इसके अलावा अन्य जितने भी सरकारी कर्मचारी जिनको सरकार की तरफ से कुछ अथॉरिटी दी जाती है वो सब अन्य प्राधिकारी में आते हैं। तो अन्य प्राधिकारी की पहचान आप कैसे करेंगे, जैसे आप मार्केट के अंदर जाते हैं तो कुछ गाड़ियां ऐसी देखते हैं जिनके ऊपर ये लिखा रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और कुछ गाड़ियों के ऊपर लिखा रहता है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सरकार। इस तरह की बातें जिन गाड़ियों के ऊपर लिखी रहती है उस गाड़ी में बैठा हर कर्मचारी, हर अधिकारी किसकी श्रेणी में आता है, अन्य प्राधिकारी की श्रेणी में आता है। और अन्य प्राधिकारी होगा वो किसका रूप होगा, राज्य का रूप होगा। यानी अनुच्छेद 12 में जो राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है उसमें बड़े तौर पर ये 4 चीज़ों को डिफाइन किया गया है। इसमें सबसे पहले नंबर 1 पे क्या आता है, संघ सरकार व संसद। 2 नंबर पे कौन आता है, राज्य सरकार व विधानमंडल। 3 नंबर पे आते हैं स्थानीय प्राधिकारी, और 4 नंबर पे आते हैं अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी की पहचान है कि जिस गाड़ी के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार लिखा हुआ है या फिर उसके ऊपर राजस्थान सरकार लिखा हुआ है तो वो सारे अधिकारी हैं वो किसकी परिभाषा में आ जाएंगे, राज्य शब्द की परिभाषा में आ जाएंगे। अब इस तरह से हम किसी भी संस्था पर केस करेंगे तो हमारा केस किस तरीके से आगे बढ़ेगा। आज तक बहुत सारी संस्थाओं के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर केस हुए हैं और विभिन्न संस्थाओं को अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य भी माना है और कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जिनको अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं माना गया है। तो किस तरीके से प्रोसेस चलता है, किस तरीके से राज्य शब्द को डिफाइन किया जाता है, ये सारी चीज़ को समझने के लिए मैं आपके सामने एक केस डिस्कस करूंगा। इसके अलावा बाकी जितनी भी संस्थाएं आज तक राज्य के दायरे में नहीं आई है उनको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द की परिभाषा में आती है और कौन सी संस्था है जो राज्य शब्द की परिभाषा में नहीं आती है। ये 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनमें से हम अकेली कौन सी याद करेंगे, ऐसी संस्थाएं जो राज्य नहीं हैं उनको याद करेंगे और उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब एग्ज़ाम के अंदर राज्य है पूछे तो भी बता देंगे, नहीं है तो भी बता देंगे। तो सबसे पहले देखिए, राज्य नहीं है ऐसी संस्थाएं आज तक कई डिफाइन हुई हैं, लेकिन उनमें से मैं एक केस के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। राज्य नहीं है ऐसा केस सबसे पहले आया था 2007 के अंदर। 2007 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप था, वनडे का क्रिकेट का वर्ल्ड कप था, और इस वर्ल्ड कप के अंदर इंडियन टीम के जितने भी मैच थे उनको मैनेज करने की जिम्मेदारी आप जानते हैं कि इंडियन टीम के मैच कौन करवाता है, बीसीसीआई के द्वारा करवाए जाते हैं। और बीसीसीआई की तरफ से एक टीम तैयार की गई है, उस टीम का नाम क्या है, भारत की क्रिकेट टीम। टीम का नाम क्या है, भारत की क्रिकेट की टीम है। तो इस टीम के जितने भी मैच होंगे वर्ल्ड कप के अंदर, 2007 के समय की बात है, उन सब का टीवी के ऊपर क्या किया जाएगा, लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। सीधा प्रसारण, लाइव प्रसारण इनका किया जाएगा। और इस काम को करने के लिए विभिन्न टीवी चैनल कंपनियां हैं जिनके द्वारा इनको क्या किया जाएगा, खरीदा जाएगा। तो
तो बीसीसीआई ने अपनी भारत की टीम के जितने भी मैच थे वर्ल्ड कप के अंदर, उन सारे टीमों का लाइव टेलीकास्ट करने के लिए निविदाएं जारी की। निविदाएं जारी की, इसका मतलब क्या जारी किया? टेंडर जारी किया। और इस टेंडर को खरीदने के लिए बहुत सारी कंपनियों ने बोलियां लगाई, लेकिन आखिरकार ये बोली है वो दो लोगों के अंदर विवाद का विषय बन गई। एक तो किसके बीच में बन गई? स्टार स्पोर्ट्स के बीच में, और दूसरा चैनल जो था वो चैनल था जी टेलीफिल्म्स। जी टेलीफिल्म्स इन दोनों के बीच में विवाद का कारण बनी। तो यहाँ विवाद का कारण क्या था कि इस बोली को सही विधिवत तरीके से किस कंपनी ने खरीदा था? जी टेलीफिल्म्स ने खरीदा था। और जी टेलीफिल्म्स ने खरीदने के बाद में क्या किया? एक कॉन्ट्रैक्ट किया। वो कॉन्ट्रैक्ट किससे किया था? बीसीसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या हुआ? एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। इस साइन में विधिवत तरीके से जी टेलीफिल्म्स ने भारत की टीम के जितने भी मैच होंगे उनके लाइव टेलीकास्ट करने का कार्य बीसीसीआई कंपनी से प्राप्त किया। लाइव टेलीकास्ट करने का क्या कार्य प्राप्त किया? ये कार्य प्राप्त किया। और यहाँ जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान में कार्य करने का या काम करने का अधिकार है, वो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के अंदर दिया गया है। तो यहाँ निष्कर्ष रूप से बात यह है कि बीसीसीआई ने जी टेलीफिल्म्स को एक काम करने का अधिकार दिया। वो काम क्या था? अपनी टीम के लाइव मैच दिखाने का काम। और काम करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के अंदर लिखा हुआ है। और ये काम जो लिया गया था उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ विधिवत तरीके से काम करने का मूल अधिकार है वो मिला जी टेलीफिल्म्स को। किसने दिया? बीसीसीआई ने दिया। लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ से आगे क्या हुआ। यहाँ आगे से स्टार स्पोर्ट्स वाले हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने डायरेक्ट बात की बीसीसीआई से, और बीसीसीआई से बात यह की कि यदि आप ये टेंडर इनका कैंसिल करके हमें देते हैं तो हम आपको इनसे अधिक राशि प्रदान करेंगे, जी टेलीफिल्म से ज़्यादा राशि आपको प्रदान कर देंगे। तो यदि आप ये करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? जी टेलीफिल्म से ये कॉन्ट्रैक्ट हम खरीद कर उनको जितनी राशि आपको देना चाहते हैं उतनी राशि हम उनको देकर विधिवत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। तो इस बात को सुनकर बीसीसीआई ने क्या किया? बीसीसीआई ने जी टीवी का जो कॉन्ट्रैक्ट था, इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। और इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते ही जी टेलीफिल्म्स ने सीधा सीधा क्या बनाया? ढाल बनाया अनुच्छेद 19(1)(g)। इसमें क्या लिखा हुआ है? काम करने का अधिकार। और काम करने के अधिकार का क्या हो गया? हनन। और इसको ढाल बनाकर मुंबई हाईकोर्ट के अंदर क्या कर दिया? केस कर दिया। मुंबई हाईकोर्ट में केस किया। और इस केस के अंतर्गत जब सुनवाई स्टार्ट हुई तो उस सुनवाई के अंदर सबसे पहले क्या हुआ कि मुंबई हाईकोर्ट ने जी टेलीफिल्म्स से ये पूछा कि कौन से अधिकार का उल्लंघन हुआ। तो जी टेलीफिल्म्स के वकील ने कहा कि हमारी कंपनी के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत जो कार्य करने का अधिकार, काम करने का, वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, कारोबार करने का अधिकार है, इस अधिकार का उल्लंघन हुआ है। किया किसने है? तो बताया गया कि बीसीसीआई ने किया है। तो बीसीसीआई के ऊपर मूल अधिकार के हनन का केस हुआ। अब कोर्ट का पहला काम क्या है? कोर्ट का पहला काम यह है कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो संस्था राज्य की परिभाषा में आती है उसके ऊपर तो मूल अधिकार का केस चलेगा, अन्यथा उस संस्था के ऊपर मूल अधिकार के हनन का केस नहीं चलेगा। तो कोर्ट ने सबसे पहले बीसीसीआई के ऊपर केस हुआ, इसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए। और डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद में ये कंपनी सरकारी नहीं थी, ये एक प्राइवेट एजेंसी है और ये भारत सरकार के द्वारा स्थापित संस्थाओं की श्रेणी में नहीं आती है। इसलिए बीसीसीआई को 2007 के इस केस के अंदर मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा राज्य मानने से क्या कर दिया गया? इनकार कर दिया गया। और जी टेलीफिल्म्स को ये बात बताई गई कि आप मूल अधिकार के हनन का केस नहीं कर सकते। किस प्रकार का केस दर्ज नहीं होगा आपका? मूल अधिकार हनन का केस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
इसका आंसर था कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत बीसीसीआई किसकी श्रेणी में नहीं आती है? राज्य की श्रेणी में नहीं आती है। इसलिए यदि कोई संस्था राज्य की श्रेणी में अनुच्छेद 12 के अंतर्गत नहीं आती है तो उस संस्था के ऊपर मूल अधिकार के हनन का कोई केस दर्ज नहीं होगा। तो यहाँ पर इस केस को डिस्कस करने का मतलब यही था कि जब हमारे मूल अधिकार के हनन का केस होता है और हमारे मूल अधिकार का हनन कर लिया जाता है तो कोई भी संस्था है उसके ऊपर हम कब केस करवा सकते हैं, कब नहीं करवा सकते। इसमें सबसे पहली बात हमने की कि अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य शब्द को परिभाषा दी गई है। हमें पता होना चाहिए कि किस पे केस कर सकते हैं, किस पे नहीं कर सकते। तो ये वो संस्थाएं हैं जिनके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं। केस नहीं कर सकते, किसके ऊपर नहीं कर सकते? जो संस्थाएं राज्य नहीं है उनके ऊपर मूल अधिकार के हनन का केस नहीं होगा। बाकी केस हो सकते हैं, 420 का धोखाधड़ी का केस हो सकता है, लेकिन मूल अधिकार के हनन का केस नहीं होगा। अब यहाँ जब हमने एग्जाम्पल के माध्यम से बात को समझा है तो सबसे पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है बीसीसीआई का, और बीसीसीआई की ये जो बात है वो है 2007 के क्रिकेट के वर्ल्ड कप की। 2007 का क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ, उसने बीसीसीआई की एक टीम, भारत की टीम, जो हमारी भारत की टीम है उसको हैंडल करती है बीसीसीआई। इस बीसीसीआई ने भारत की टीम के लाइव मैच दिखाने के लिए एक टेंडर जारी किया। इसको जी टेलीफिल्म्स और स्टार स्पोर्ट्स कंपनी ने दोनों ने मिलकर बोलियां लगाई। इनमें से सर्वाधिक बोली लगाई जी टेलीफिल्म्स ने, और सर्वाधिक बोली लगाने के कारण बीसीसीआई ने जी टेलीफिल्म्स को लाइव टेलीकास्ट करने का अधिकार था, काम करने का अधिकार जो था वह काम एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ के तहत विधिवत तरीके से प्रदान किया। और ये अधिकार देने के बाद में क्या हुआ, स्टार स्पोर्ट्स ने इसको प्रलोभन दिया, और प्रलोभन देने के कारण क्या कर दिया, बीसीसीआई ने ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। और कैंसिल करने के कारण जी टेलीफिल्म्स ने मुंबई हाई कोर्ट में केस किया कि हमारा कार्य करने का अधिकार जो अनुच्छेद 19(1)(g) में है उसका हनन हुआ है। मुंबई हाई कोर्ट ने इस बात की जांच करते हुए ये बताया कि मूल अधिकार हनन का केस नहीं होगा, क्योंकि बीसीसीआई किसके अंतर्गत नहीं आती है? राज्य की श्रेणी में नहीं आती है। हालांकि जी टेलीफिल्म्स के वकील ने यह भी कहा कि टीम का नाम भारत की टीम है, ये तो भारत के सरकार की टीम है, लेकिन कोर्ट का जवाब यही था कि जिस टीम का नाम भारत की टीम है वो टीम भारत सरकार की नहीं है, वो टीम किसकी है? बीसीसीआई की। और बीसीसीआई क्या है? एक प्राइवेट एजेंसी है। किसी भी स्कूल का नाम यदि भारत पब्लिक स्कूल रखा गया है तो इसका मतलब ये नहीं है भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। इस प्रकार से 2007 के अंदर बीसीसीआई सबसे पहले सामने आया कि यह किसकी परिभाषा में नहीं आता है? राज्य की परिभाषा में नहीं आता है। इसके साथ साथ अन्य कई संस्थाएं ऐसी हैं जो राज्य की परिभाषा में नहीं आती है। बीसीसीआई उनमें से एक है। और इसके बाद में नंबर 2 पे एक बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। ये बैंक भी राज्य शब्द की परिभाषा में नहीं आता है। यदि किसी व्यक्ति के साथ में कुछ होता है तो आईसीआईसीआई बैंक पे हम केवल 420 या धोखाधड़ी का केस करवा सकते हैं, मूल अधिकार के हनन का केस इस बैंक पे नहीं करवा सकते। इसके बाद एक संस्था है जिसका नाम है NCERT, जिसकी किताबें हम पढ़ते हैं NCERT की किताबें। ये NCERT भी एक एजेंसी है, ये सरकारी संस्था नहीं है। इसके ऊपर अनुच्छेद 12 के अंतर्गत हम कोई केस मूल अधिकार के हनन का नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य शब्द की परिभाषा जो आर्टिकल 12 में है उसके अकॉर्डिंग बीसीसीआई फाइनल हो चुकी है केस के माध्यम से कि ये राज्य की परिभाषा में नहीं आती है। इसी प्रकार एक संस्था है स्टेट के लिए काम करती है SCERT, ये भी राज्य की परिभाषा में नहीं आती है। इसके अलावा कोर्ट खुद अपने आप को राज्य की परिभाषा के अंतर्गत राज्य नहीं मानता है, आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग न्यायालय नहीं मानता। हालांकि ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस होता है, वो किसकी श्रेणी में आता है? राज्य होता है। क्योंकि चीफ जस्टिस होता है वह अपने कोर्ट के अंदर अपने अधीन काम करने वाले अधिकारियों के ऊपर क्या करता है? नियम बनाता है। उस नियमों के दौरान यदि उस व्यक्ति किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो हम केस करवा सकते हैं। धन्यवाद। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर नई आर्टिकल को डिस्कस करेंगे।